So today's topic is advisory jurisdiction of Honorable Supreme Court under Article 143 of Constitution of India. The thing which is linked with this article is Order 42 of Supreme Court Rules 2013. अभी आर्टिकल 143 में होता क्या है बेसिकली we need to read it. Simple plain reading will make you understand what exactly Article 143 says. Article 143 में there are few keywords: precedent, question of law or fact, expedient to obtain the opinion of Supreme Court, may, report. In clause 2, of course, the President, Supreme Court shall and report. बेसिकली आर्टिकल 143(1) क्या बोलता है, अगर कभी भी किसी वक्त प्रेसिडेंट साहब को ये लगता है उनके सामने कोई ऐसा विषय आता है, एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आता है या आने की संभावना है विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि नहीं भैया अब तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन इस मैटर पे लेनी पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर है कि वो उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे और सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन उस पर ली जाए। अब आर्टिकल 143 में दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। क्लॉज 1 में क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट मे गिव इट्स ओपिनियन, और क्लॉज 2 बोलता है दैट सुप्रीम कोर्ट शैल गिव इट्स ओपिनियन। तो बेसिकली आर्टिकल 143(1) सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है, और आर्टिकल 143(2) सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट आता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी। तो जैसे आर्टिकल 143 में मैंने बोला कि इट इज अ डिस्क्रिशन पावर। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ ऐसी फैक्ट्स आते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो फैक्ट्स या क्वेश्चन ऑफ लॉ है दे आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर, दे आर वेग इन नेचर, दे मे क्रिएट अ chaos अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चंस पे अपनी ओपिनियन देने से मना कर सकता है। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पे आर्टिकल 131 के प्रोविजियो हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर इस तरह के मैटर्स अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लेके आते तो इस तरह के मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो वो मैटर्स कौन कौन से आर्टिकल 131 हमको देखना पड़ेगा। बेसिकली आर्टिकल 131 जो होता है ओरिजिनल सूट्स के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओरिजिनल सूट्स लेके आ सकते हैं कौन, और इसमें जो पार्टीज होती हैं वो स्पेशल पार्टीज होती हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and one or more states, government of India and any state, or states on one side or one or more state, two or more states। बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई झगड़ा है या केंद्र सरकार या राज्यों के बीच में कोई झगड़ा है, तो ऐसे मैटर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंडर आर्टिकल 131 एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेके आए जाते हैं। वो मैटर्स क्या होते हैं, ऐसे डिस्प्यूट जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों इन्वॉल्व होता है, और उन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट्स। एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट्स अगर डिपेंड करता है तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह के मैटर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार है समक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह के मैटर्स लेके आ सकती हैं। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह के मैटर्स लेके नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैटर्स जो कि बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम समथिंग which has been originating from something which were there before the commencement of this constitution। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट किसी दो राज्यों के बीच में बना, कब बना, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब 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 कमेंस हुआ, 26 जनवरी 1950 को। देश कब आजाद हुआ, 1947 को। तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में हो सकता है कि दो राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो और कुछ एग्रीमेंट बनाओ, तो उस केसेस में उन तरह के एनी डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम दोज एग्रीमेंट दे कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट।
तो ऐसे मैटर्स को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर होती है कि भाई चुपके से एक 143 का मैंने यूज किया, 143 टू का यूज किया, और उसको 143 सब क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ओपिनियन के लिए भेज दिया। वो मैटर्स कौन कौन से हैं कि एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेंट, एंगेजमेंट, सनद और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेंट, एंगेजमेंट, सनद और एनी similar instrument which have been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement, और आज भी है। तो ऐसे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम लेके नहीं आ सकते अंडर आर्टिकल 131 विच इज द ओरिजिनल जुडिशियल ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब तो इस तरह के मैटर्स कैसे लेके, तो प्रेसिडेंट के पास मान लो इस तरह का कोई मैटर आया तो क्या करेगा प्रेसिडेंट साहब की कौन सी पावर यूज करेंगे, 143 सब क्लॉज 2 की पावर यूज करेंगे, और उसके अंदर इस तरह के मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट अगर वैसे नहीं करता तो इस तरह के मैटर्स पे अपनी ओपिनियन दे सकता है। लेकिन एक चीज है 131 और 143 में, 131 में बेसिकली एक सूट इंस्टीट्यूट होता है, और जब भी कोई मैटर या केस इंस्टीट्यूट होता है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो उसकी एक फाइनल जजमेंट होती है, या ऑर्डर आता है, या फिर डिग्री होती है। लेकिन जब 143 के अंदर मैटर जब आएगा तो ना तो कोई जजमेंट होगा, ना ऑर्डर होगी, ना डिग्री होगी, क्या होगा, सिर्फ एक रिपोर्ट होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन होगी। अब उस ओपिनियन को जनरली क्या होता है कि दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, बट दे आर ऑफ परसुएसिव नेचर। भैया अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है तो भैया मानना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला और हम नहीं मानेंगे। बट ऐसा मैटर्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, राज्यों को लागू करना चाहिए, लेकिन कई राज्यों ने इसको लागू नहीं किया। बट देर आर फ्यू स्टेट्स विच आर implementing uniform civil codes, so they are of persuasive nature. They can persuade you but they cannot bind you, they cannot ask you to follow that. So जो रिपोर्ट में जो ओपिनियन है वो परसुएसिव नेचर की होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती। सो दिस इज आर्टिकल 143। अब आर्टिकल 143 के जो मैटर्स आते हैं वो किससे गवर्न होते हैं, वो गवर्न होते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल ऑर्डर 42, ऑर्डर 42 स्पेशल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या होता है, जब भी इस तरह का मैटर रजिस्ट्रार साहब के पास आता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट रेफरिंग ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो उस केस में क्या होता है, रजिस्ट्रार साहब किसको इंटीमेट करेंगे, रजिस्ट्रार साहब नोटिस देंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि जिस नोटिस में जो डेट लिखी होगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस डेट पे कोर्ट के सामने पेश होंगे, और उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन लेंगे एज टू द पार्टीज हु शैल बी सर्व विद नोटिस ऑफ सच रेफरेंस, कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज को नोटिस जाना चाहिए जो कि इम्पैक्टेड है। ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल एक केस चलता है वैसे एक केस चलेगा, बट ये यही है कि एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ना कि जिसमें एक ओपिनियन लिखी होगी सुप्रीम कोर्ट की, ना कि कोई ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, डिग्री होगी, क्योंकि जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का बाध्य होगा सभी के ऊपर, ऑर्डर होगा वो भी बाध्य होगा, लेकिन ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग। और एक चीज है नंबर वन, एनी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 इज नॉट अ लॉ। जैसे आर्टिकल 141 में बोलता है ना कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं दे बिकम ऑटोमेटिकली लॉ, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 141 में क्या बोलते हैं, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन जो ओपिनियन 143 में दी जा रही है दैट वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन एनी कोर्ट, बट दे वुड बी ऑफ द परसुएसिव नेचर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 143। इसमें कुछ केस लॉज है। नंबर एक पहला केस लॉ ये था कि कुछ रेफरेंसेस थे। पहला रेफरेंस है दिल्ली लॉज एक्ट, जिसमें कोर्ट कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट विद रिगार्ड टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि किसी अथॉरिटी को खुद को रन करने के लिए उसको कानून बनाने की शक्ति दे दी जाए। फॉर एग्जांपल दिल्ली लॉज एक्ट है, दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी के खुद के कानून है, एमसीडी खुद अपने कानून को बनाती है विच आर बीइंग अप्रूव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, बट कानून वो खुद बनाते हैं। तो ये एक केस आया था दिल्ली लॉज एक्ट, कोर्ट कंसीडर द वैलिड, कोर्ट ने इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वैध बताया था, मींस दिस वाज जुडिशली ओके। दूसरा था केरला एजुकेशन बिल वाला एक था मैटर, जिसमें द बिल वाज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन, क्योंकि जब भी कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट साहब के पास आता है, जब तक प्रेसिडेंट साहब उसको अपनी एसेंट नहीं देते, अपनी मोहर नहीं लगाते, वो कानून नहीं बनता। तो ऐसे एक केरला एजुकेशन बिल आया था
जो कि प्रेसिडेंट साहब ने अपनी अपने पास रिजर्व कर लिया था फॉर इट्स कंसिडरेशन। उन्होंने क्या किया, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन इट्स वैलिडिटी कि भैया ये जो है बिल सही है कि नहीं है, इट इज वेदर इट इज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नॉट। इफ इट इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो फिर वो उसको खत्म कर सकते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं साइन करने से मना कर सकते, दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेज सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा भेजेगी तो प्रेसिडेंट साहब को अपनी एक्शन देनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, कोई दूसरा आदमी आएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो लॉ को लेकर जाएगा, तो अगेन सुप्रीम कोर्ट का काम जो समय है बहुत कीमती होता है उस चीज को सेव करने के लिए समटाइम्स प्रेसिडेंट ही does exercise such kind of power which is given under article 143. Article 143 is not about the advisory jurisdiction, it is more about the power given to the president. ऐसी एक रेफरेंस आया था 1960 में, बेरूवरी का रेफरेंस था। बेरूवरी का रेफरेंस में क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांगी गई थी किस चीज के लिए, द मैनर इन विच द टेरिटरी ऑफ इंडिया कुड बी ट्रांसफर टू द पाकिस्तान, राइट। ऐसे ही एक मैटर था अपना अयोध्या के मैटर पर आया था। अयोध्या के मैटर में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ पे जो डिस्प्यूटेड एरिया था बाबरी मस्जिद के आसपास का, उसमें से कुछ 67 एकड़ लैंड को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। और जो पार्टी थी उन्होंने ये बोला कि जो एक्विजिशन है इट इज अगेंस्ट द लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब प्रेसिडेंट साहब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्विजिशन इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the acquisition of 67 acre of land in Ayodhya, but उन्होंने क्या कहा कि जो टाइटल सूट जो कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कि पेंडिंग थे उनको रिवाइव कर दिया, और बोला कि जब तक कि इन चीजों उन सूट्स उन मैटर्स का जो है डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो 67 एकड़ लैंड है उसकी एज अ रिसीवर रहेगी, राइट। और जिस पार्टी के नाम पे वो टाइटल शूट, जो पार्टी जीतेगी जिसके टाइटल शूट जिसका स्ट्रांग होगा उसको वो लैंड वापस दे देगी। तो एक ये था अयोध्या डिस्प्यूट एंड एडवाइजरी ओपिनियन। एक मैटर और था कावेरी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। कावेरी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में क्या हुआ था कि जो कावेरी नदी है, इसका दो नदियों के से पानी जाता है, एक होता है स्टेट ऑफ कर्नाटक कर्नाटक, दूसरा स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब सेंट्रल डिस्प्यूट बहुत लंबा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ट्रिब्यूनल बनाया, वाटर ट्रिब्यूनल बनाया। वाटर ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड किया, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया इन जून 1991, जिसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका को ये डायरेक्शन दी गई थी कि भैया पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको स्टेट ऑफ तमिलनाडु को देना है। लेकिन इस चीज को जो स्टेट ऑफ कर्नाटक जो कर्नाटका था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस चीज को रिसेंट किया, और उन्होंने क्या किया, खुद को एक ऑर्डिनेंस पास कर लिया कि भैया हम ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। अगर जब इस तरह की नौबत आती है तो फिर क्या हुआ कि ये मैटर घूमता घामता फिर प्रेसिडेंट साहब के पास गया, तो प्रेसिडेंट साहब ने फिर 143 की पावर को यूज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कर्नाटका को जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था वो मानना पड़ेगा, बिकॉज दैट ऑर्डिनेंस वाज आल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, एज इट हैज एज्यूम्ड द रोल ऑफ अ जज इन इट्स ओन केस। तो इस तरह के मैटर जो क्या नाम है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन चाहिए होती है, कोई जजमेंट नहीं चाहिए होती है, तो इस तरह के मैटर्स प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो भी ओपिनियन होती है इट इज नॉट ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑन एनी वन ऑफ देम, बट दे हैव गॉट सम परसुएसिव पावर, परसुएसिव फोर्स। और सुप्रीम कोर्ट की जब कुछ बोलता है तो एवरीबॉडी इन दिस कंट्री दे हैव टू लिसन इट एंड दे हैव टू ऑनर इट। थैंक यू वेरी मच।